डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हम लोगों ने देखा था कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, एंगल ऑफ रिपोज, इन सब चीज़ों के बारे में हमने देखा था। एंगल ऑफ फ्रिक्शन के बारे में भी हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे रिलेशन बिटवीन एंगल ऑफ फ्रिक्शन एंड एंगल ऑफ रिपोज। एंगल ऑफ फ्रिक्शन और एंगल ऑफ रिपोज में क्या रिलेशन होता है वो आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो सबसे पहले एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो मैंने बताया था कि अगर कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट इस डायरेक्शन में अगर मोशन कर रहा है राइट हैंड डायरेक्शन में, रफ सरफेस पे जो है ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, और राइट हैंड साइड में अगर दाहिने तरफ अगर ऑब्जेक्ट का मोशन हो रहा है, यानी कि दाहिने तरफ हम फोर्स लगा रहे हैं तो दाहिने तरफ मोशन हो रहा है, तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में एक फ्रिक्शनल फोर्स जनरेट होता है। ये हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा था। और ऑब्जेक्ट का वेट जो होता है वो नीचे की तरफ mg होता है, और अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, रिएक्शन फोर्स, नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, जिसको हमने आर से यहाँ डिनोट किया था। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन की अगर बात करें तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है वो रिजल्टेंट फोर्स जो होता है, रिजल्टेंट फोर्स कौन सा फोर्स होगा? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स और फ्रिक्शनल फोर्स के बीच में जो है एक रिजल्टेंट फोर्स होगा। तो एंगल ऑफ फ्रिक्शन जो होता है बेसिकली वो रिजल्टेंट फोर्स ये रिजल्टेंट फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स के बीच के एंगल को बोलते हैं एंगल ऑफ फ्रिक्शन। ओके, तो अगर हम बात करें एंगल ऑफ फ्रिक्शन की, अगर हम फाई की बात करें तो इस पूरे ट्रेंगल में हम अगर देखें तो ये हमारा फाई है, ये वाला एंगल कितना होगा? 90 डिग्री होगा। तो अगर यहाँ से अगर हम टेन फाई की बात करें, टेन फाई की, तो वो क्या हो जाएगा? टेन फाई इक्वल टू हो जाएगा, ये पॉइंट को हमने ए लिया है, ए, तो टेन फाई क्या होता है? टेन फाई होता है परपेंडिकुलर बाई बेस। तो यहाँ परपेंडिकुलर क्या होगा? ए आर बाई ओ आर, ओ से आर तक का डिस्टेंस ओ आर। और जो ए आर होगा वही तो ओ एफ होगा, जो ए आर होगा वैल्यू वही तो ओ एफ होगा, दोनों वैल्यू सेम होगा। तो हम ए आर बराबर लिख सकते हैं ओ एफ, और ओ आर को ओ आर हमने लिखा। उसके बाद ओ एफ जो है वो क्या है? ओ एफ क्या है? फ्रिक्शनल फोर्स है। तो टेन फाई इक्वल टू क्या लिख सकते हैं? ओ एफ के जगह पे एफ फ्रिक्शनल फोर्स, और ओ आर के जगह पे क्या लिख सकते हैं? ओ आर क्या है? नॉर्मल रिएक्शन फोर्स है, तो हमने नॉर्मल रिएक्शन फोर्स आर लिखा। अब हमें पता है कि एफ अपॉन आर जो होता है, एफ बाई आर, वो होता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन, क्योंकि एफ इक्वल टू क्या होता है? म्यू आर। तो यहाँ से म्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा? एफ बाई आर। तो एफ बाई आर इक्वल टू हम म्यू लिख सकते हैं। तो यहाँ से टेन फाई का जो वैल्यू आता है वो हमें म्यू मिलता है। एंगल ऑफ फ्रिक्शन में टेन फाई का वैल्यू म्यू मिलता है हमें। उसी तरीके से अगर एंगल ऑफ रिपोज की हम अगर बात करें तो एंगल ऑफ रिपोज जो होगा वो क्या होता है? एंगल ऑफ रिपोज जो, ये एक इंक्लाइन प्लेन है, ये हमारा क्या है? इंक्लाइन प्लेन है, और ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। तो इस इंक्लाइन प्लेन पे एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है जिसका वेट नीचे की तरफ लग रहा है mg, और उस ऑब्जेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स लगेगा r। नॉर्मल रिएक्शन फोर्स को हमने r से डिनोट किया है। अगर ऑब्जेक्ट का मोशन इधर होगा, क्योंकि ऑब्जेक्ट किधर स्लाइड करेगा? इस तरफ स्लाइड करेगा, क्योंकि एंगल ऑफ रिपोज क्या होता है? वो एंगल जिस पे कोई ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, प्लेस किया हुआ है, और वैसा एंगल जिस पे ऑब्जेक्ट जस्ट टेंड करना शुरू कर दे, मूव करने के लिए जस्ट टेंड करना चाहे, उसी को बोलते हैं एंगल ऑफ रिपोज। तो हमने यहाँ एंगल ऑफ रिपोज को थीटा से डिनोट किया है। ओके, अगर ये थीटा है तो ये कितना होगा? 90 होगा, क्योंकि परपेंडिकुलर है, और ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। तो इधर मोशन होगा तो उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स होगा, एफ इक्वल टू म्यू आर। अब हम अगर बात करें तो ये 90 माइनस थीटा होगा, और ये लाइन और ये लाइन, दोनों लाइन को ये वाला लाइन क्या कर रहा? कट कर रहा। तो ये एंगल और ये एंगल सेम होगा, तो ये भी क्या होगा? 90 माइनस थीटा, और ये कितना है? 90, तो ये कितना हो जाएगा? थीटा।
तो जब ये थीटा होगा तो ये इस डायरेक्शन में वेट लग रहा है WmG, तो थीटा के साथ क्या बनाएगा एंगल W cos थीटा, और इस डायरेक्शन वाला एंगल क्या हो जाएगा W sin थीटा। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद हम क्या करेंगे कि इक्वेशन को बैलेंस करेंगे। अब हम क्या करेंगे कि जितने भी फोर्सेज वाई डायरेक्शन में लग रहे हैं, यहाँ वाई डायरेक्शन ये है, तो वाई डायरेक्शन के जो फोर्स हैं वाई डायरेक्शन फोर्स, पहले लिखते हैं वाई डायरेक्शन फोर्स। तो वाई डायरेक्शन में अपवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है आर, तो उसे हमने पॉजिटिव लिखा। और डाउनवर्ड डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है डब्ल्यू कॉस थीटा, डब्ल्यू कॉस थीटा माइनस डब्ल्यू कॉस थीटा, और कोई फोर्स नहीं है, इक्वल टू जीरो। यहाँ से आर का जो वैल्यू हमें मिलता है वो मिलता है डब्ल्यू कॉस थीटा। इसे हमने इक्वेशन 1 मान लिया। अब हम एक्स डायरेक्शन वाले फोर्स को लिखेंगे। तो एक्स डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है राइट डायरेक्शन में, ये एफ इक्वल टू म्यू आर, तो हमने लिखा एफ प्लस एफ। उसके बाद उसके अपोजिट डायरेक्शन में कौन सा फोर्स है डब्ल्यू साइन थीटा, तो डब्ल्यू साइन थीटा हमने लिखा इक्वल टू जीरो। यहाँ से एफ का जो वैल्यू हमें मिलता है वो मिलता है डब्ल्यू साइन थीटा। इसे हमने इक्वेशन 2 मान लिया। अब हम क्या करेंगे कि इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से डिवाइड कर देंगे। तो इक्वेशन 2 हमारा ये था, तो डब्ल्यू साइन थीटा, और इक्वेशन 1 ये था, तो डब्ल्यू कॉस थीटा इक्वल टू एफ बाई आर, तो आर हमने यहाँ रख दिया। तो डब्ल्यू से डब्ल्यू कैंसिल, और साइन थीटा बाई कॉस थीटा क्या होता है टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर हो जाएगा एफ बाई आर। और एफ बाई क्या आर क्या होता है म्यू, तो टेन थीटा का वैल्यू यहाँ पे म्यू आता है। अब हमारे पहले जो हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन देखा था उसमें था टेन फाई इक्वल टू म्यू, अब यहाँ एंगल ऑफ रिपोज में टेन थीटा इक्वल टू म्यू आया। तो हम कह सकते हैं कि टेन फाई इक्वल टू टेन थीटा, क्योंकि दोनों का वैल्यू म्यू म्यू आया था। यहाँ से टेन कैंसिल, तो क्या हो जाएगा फाई इक्वल टू थीटा। तो ये हमें पता चलता है कि जो एंगल ऑफ फ्रिक्शन बराबर एंगल ऑफ रिपोज होगा। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि एंगल ऑफ फ्रिक्शन इक्वल टू एंगल ऑफ रिपोज। तो आई होप कि ये समझ में आप लोग को आया होगा। अब हम लोग बात करेंगे लॉ ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। फ्रिक्शन के कुछ लॉ हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो प्रोफेसर कूलम्ब थे एक, उन्होंने एक्सपेरिमेंट के बाद कुछ लॉ दिए फ्रिक्शन के, उन्हें बोलते हैं लॉ ऑफ फ्रिक्शन। इसमें दो लॉ इन्होंने दिए। पहला दिया लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक मतलब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, मूव नहीं कर पा रहा, ऑब्जेक्ट पे फोर्स लग रहा है लेकिन वो मूव नहीं कर पा रहा है, वैसे ऑब्जेक्ट को बोलते हैं स्टैटिक पोजीशन में, इक्विलिब्रियम कंडीशन में। तो कूलम्ब से हमने दो ला दिया, लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन और लॉ ऑफ काइनेटिक और डायनामिक फ्रिक्शन, उसी को बोलते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं यहाँ लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की। तो अगर लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन की बात करें तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन अ डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी टेंड्स टू मूव। हमेशा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑब्जेक्ट जिधर टेंड करना चाहता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में लगता है, जैसा कि हम जानते हैं। तो उसी चीज़ को लॉ ऑफ फ्रिक्शन में पहला स्टेटमेंट जो है स्टैटिक फ्रिक्शन में कूलम्ब से हमने बताया कि जिधर ऑब्जेक्ट मोशन करना चाहेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा। इफ द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वुड हैव बीन absent, फ्रिक्शनल फोर्स जो है स्टैटिक कंडीशन में फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो absent होगा। क्यों? क्योंकि ऑब्जेक्ट मोशन नहीं कर पाएगा। ये पहला स्टेटमेंट था कूलम्ब साहब का स्टैटिक फ्रिक्शन में। दूसरी बात इन्होंने बताई कि द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंड्स टू मूव द बॉडी। मतलब कहने का है कि ऑब्जेक्ट मोशन इसलिए नहीं कर पा रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन के केस में ऑब्जेक्ट जो है मोशन करना चाह रहा है लेकिन नहीं कर पा रहा है। क्यों नहीं कर पा रहा है? क्योंकि मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो एग्जैक्टली इक्वल है। किसके इक्वल है? जो फोर्स हम उस ऑब्जेक्ट पे लगा रहे हैं, उसको मोशन करने के लिए जो फोर्स हम लगा रहे हैं ऑब्जेक्ट पे,
वो फ्रिक्शनल फोर्स जो लग रहा है उसके अपोजिट डायरेक्शन में उसके इक्वल है, इसलिए ऑब्जेक्ट मूव नहीं कर पा रहा। तो लॉ ऑफ स्टैटिक में दूसरा स्टेटमेंट कूलम्ब साहब ने दिया, द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज एग्जैक्टली इक्वल टू द फोर्स विच टेंस टू मूव द बॉडी। तीसरा स्टेटमेंट दिया इन्होंने, द मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन टू सर्फेस। मतलब ये हुआ इसका कि फ्रिक्शनल फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो वैल्यू है वो कांस्टेंट होगा। इस बात को कूलम्ब साहब ने तीसरे स्टेटमेंट में दिया लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन में। चौथा बात इन्होंने बताया, फोर्थ बात, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन द टू सरफेसेज। फ्रिक्शनल फोर्स जो होता है वो इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कॉन्टैक्ट के। कहने का मतलब है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट 5 किलो का है, उसका ज़्यादातर एरिया अगर सरफेस के कांटेक्ट में हो, वही अगर दूसरा ऑब्जेक्ट वो भी 5 किलो का है, उसका कम एरिया सरफेस के कांटेक्ट में हो, लेकिन दोनों ही केस में फ्रिक्शनल फोर्स जो है सेम एक्ट करेगा, फ्रिक्शनल फोर्स सेम होगा दोनों ही केस में। तो यहाँ कह सकते हैं कि एरिया ऑफ कांटेक्ट पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड नहीं करता है, इंडिपेंडेंट होता है एरिया ऑफ कांटेक्ट के। पांचवा बात इन्होंने बताया कि द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड अपॉन रफनेस ऑफ सरफेस। रफनेस ऑफ सरफेस पे फ्रिक्शनल फोर्स डिपेंड करता है। जितना ज़्यादा रफ होगा सरफेस उतना ही ज़्यादा फ्रिक्शनल फोर्स एक्ट करेगा, लगेगा ऑब्जेक्ट पे। ये पांचवा स्टेटमेंट और आखिरी स्टेटमेंट लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का कूलम्ब साहब ने दिया। तो बेसिकली आपके एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन आते हैं वो लॉ ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन का ही आता है। तो आई होप कि समझ में आया होगा आप लोगों को। अब आगे बढ़ते हैं। लॉ ऑफ डायनेमिक फ्रिक्शन की अगर बात करें या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं, द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑलवेज एक्ट इन डायरेक्शन अपोजिट टू दैट इन विच द बॉडी इज मूविंग। हमेशा जिधर ऑब्जेक्ट बॉडी मूव करता है उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्रिक्शनल फोर्स लगता है। ये बात हम शुरू से देखते आ रहे हैं। तो काइनेटिक फ्रिक्शन में ये पहला स्टेटमेंट था। दूसरा स्टेटमेंट है कि द मैग्नीट्यूड ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन बियर्स ए कांस्टेंट रेशियो टू द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन द टू सरफेस, बट दिस रेशियो इज स्लाइटली लेस देन दैट इन केस ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन। कहने का मतलब है कि F/R का जो वैल्यू होता है वो होता है म्यू, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। ये जो फ्रिक्शनल फोर्स कहने, इस स्टेटमेंट का कहने का मतलब है कि हमेशा याद रखिएगा कि काइनेटिक फ्रिक्शन जो होता है वो हमेशा लेस देन होता है लिमिटिंग फ्रिक्शन से। लिमिटिंग फ्रिक्शन मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन से। स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा, स्टैटिक फ्रिक्शन से हमेशा कम होगा डायनेमिक फ्रिक्शन। तीसरा स्टेटमेंट है कि फॉर मॉडरेट स्पीड द फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रिमेन्स कांस्टेंट। मॉडरेट स्पीड के लिए फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कांस्टेंट होता है, बट इट डिक्रीजेज स्लाइटली विद द इंक्रीज ऑफ स्पीड। जैसे जैसे स्पीड अगर बढ़ता है किसी भी ऑब्जेक्ट का तो उसका फ्रिक्शनल फोर्स घटता है, स्लाइटली डिक्रीज करता है। तो ये था कुछ लॉ ऑफ डायनेमिक या फिर काइनेटिक फ्रिक्शन जिसको बोलते हैं।